दोस्तों हाल ही में हमने अपने चैनल पे डिटेंशन सीरीज को एक्सप्लेन किया था और वहां मैंने बताया था कि वो सीरीज डिटेंशन नामक गेम पे आधारित है जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। अब क्योंकि डिटेंशन एक हॉरर गेम है तो आज की वीडियो में हम इस गेम की कहानी को समझते हुए इसमें छुपी हिडन मीनिंग्स एंड थियरीज पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर मेरी आवाज थोड़ी अलग सी लग रही है तो ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे काफी ज्यादा सर्दी है तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा साउंड में, बट वीडियो की क्वालिटी ऑसम होगी। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो गेम की शुरुआत में हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहां हम मिस यिन को क्लास लेते हुए देखते हैं। इसी बीच इंस्ट्रक्टर बाई क्लास में आते हैं और वो मिस यिन से किसी लिस्ट के बारे में क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और नेक्स्ट सीन में हम उसी क्लास के एक स्टूडेंट वी को देखते हैं जो अपने आप को क्लासरूम में अकेला पाता है। एक्चुअली में वी की आंख लग गई थी और आंख खुलने के बाद वो बोर्ड पे टाइफून अलर्ट को नोटिस करता है। देन वी को पास के डेस्क में एक नोट मिलता है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स मिस यिन के स्कूल से एब्सेंस को लेकर कंसर्न थे। यहाँ से वी टाइफून आने से पहले अपने घर जाने का डिसाइड करता है और शॉर्टकट के लिए ऑडिटोरियम से होकर जाने वाले रास्ते पे आगे बढ़ता है। ऑडिटोरियम में वी को स्टेज पे एक स्टूडेंट सोती हुई दिखाई देती है। वी उसे टाइफून के बारे में इन्फॉर्म करता है और अपने साथ चलने कहता है, लेकिन वो स्टूडेंट अपने गुमे हुए नेकलेस के बारे में पूछती है क्योंकि वो नेकलेस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वी नेकलेस ढूंढने में उसकी हेल्प करता है और हमें ये नेकलेस पास ही के कमरे में एक एयर वेंट में मिलती है। इसके बाद ये दोनों ऑडिटोरियम से बाहर जाते हैं लेकिन इन्हें आगे ब्रिज टूटा हुआ मिलता है। वी और वो स्टूडेंट रिवर के कलर को नोटिस करते हैं जो अब रेड हो चुकी थी। रेड कलर वाटर को देख वी कहता है कि पास में केमिकल डंपिंग ग्राउंड है जिस वजह से ही ऐसा हुआ है। एंड देन वी डिसाइड्स कि आज वो स्कूल में ही स्टे करेंगे एटलीस्ट तब तक जब तक वेदर ठीक ना हो जाए। तो क्लासरूम में वापस आने पे वो स्टूडेंट वी को अपने बारे में बताती है और उसका नाम है फैंग रे शिन और वो अभी सीनियर ईयर में है। यहाँ हम दोनों को इंस्ट्रक्टर बाई के बारे में बात करते हुए देखते हैं कि कैसे वो पहले आर्मी में एक रूथलेस सोल्जर था एंड इसीलिए स्कूल में सभी उससे डरते थे। इस बात को साबित करते हुए हमें स्कूल कैंपस में कई नोट्स भी मिलते हैं जिसमें स्कूल के स्ट्रिक्ट रूल्स और उन्हें फॉलो न करने पे हार्श पनिशमेंट के बारे में मेंशन किया गया था। एनीवेज वी प्लान करता है कि वो प्रिंसिपल ऑफिस में रखे फोन का इस्तेमाल करके हेल्प मंगवाएगा और रे को वहीं छोड़ वो अकेला ही प्रिंसिपल ऑफिस की ओर चल देता है। तभी अचानक हम स्कूल के एटमॉस्फेयर को चेंज होते देखते हैं एंड वी के भी मूवमेंट स्लो होने लगते हैं। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम रे को फिर से ऑडिटोरियम में देखते हैं और स्टेज के ऊपर वी की बॉडी उल्टी लटक रही होती है। इसे देख ऐसा लग रहा था मानो वी को किसी ने काफी बुरी तरह से टॉर्चर करके वहां बांधा हो। रे भी वी के अचानक मौत हो जाने से एकदम शॉक में थी और वो ऑडिटोरियम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। एक्सप्लोर करते हुए रे को कुछ नोट्स मिलती हैं जिसमें स्कूल में चल रहे किसी सीक्रेट बुक क्लब का मेंशन किया गया था। बेसिकली इस बुक क्लब के अंदर कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स प्रोहिबिटेड बुक्स को पढ़ा करते थे। साथ ही हमें यहाँ एक एंटिटी के बारे में भी नोट मिलता है जिसमें उससे बचने के इंस्ट्रक्शंस बताए गए थे और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके रे को एक की मिलता है जिससे वो ऑडिटोरियम से बाहर निकल वापस स्कूल में आ जाती है। तो रे को प्रिंसिपल के ऑफिस से फोन की आवाज आती है और फोन उठाने पे उसे काउंसलर ऑफिस के बारे में पता चलता है। काउंसलर ऑफिस तक पहुंचने के लिए कुछ आइटम्स ढूंढने वक्त रे को वॉशरूम में मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है जो कि क्रीपी वे में उससे कहती है कि क्या तुम सच में सब कुछ भूल चुकी हो या उन्हें याद करने में तुम्हें डर लगता है। अब इन बातों का क्या मीनिंग है हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। वैसे एंड में थियरी सेक्शन में इस पर हम खुल के बात करने ही वाले हैं। खैर यहाँ से हमें फेंस कटर और एक डाइस मिलता है एंड फेंस कटर का यूज कर हम स्कूल के मेडिकल रूम में पहुंच जाते हैं जहां एक और नोट था। इसमें किसी लिंगर्ड एंटिटी को फूड ऑफरिंग देकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने के बारे में लिखा हुआ था। ऐसा करके उस एंटिटी से बचा जा सकता है और आगे हमें स्टोरेज रूम में एक और आइटम मिलता है और दूसरा डाइस मिलता है। इस आइटम का यूज कर हम रे के साथ मिस्टर काउ के ऑफिस में आते हैं जो स्कूल के जैनिटर थे। मिस्टर काउ के ऑफिस के टेबल पे हमें एक नाइफ मिलता है और इसी रूम के दूसरे टेबल पे सिरामिक बॉल रखा था। पास ही के एक बकेट में हमें तीसरा डाइस मिलता है और रे बकेट में लगे डार्क स्टेन को नोटिस करती है। एनीवेज जैसे ही हम जो रे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हम जैसे ही तीनों डाइस को बॉल में डालते हैं ये टूथ में बदल जाती है जिसमें कुछ नंबर्स इनग्रेव थे। यहीं हमें एक नोट भी मिलता है जिसमें हमें क्रीचर को किसी बच्चे का सैक्रिफाइस करते हुए देखते हैं एंड नोट्स में सैक्रिफाइस करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था। ये सब क्लूज को देख के ऐसा लगता है कि शायद मिस्टर काउ भी पनिशमेंट मिले लोगों को परेशान करने का काम किया करते थे। खैर इस बॉल में
हमें वी के खून को कलेक्ट करना था उस रिचुअल को फॉलो करते हुए। मूविंग ऑन, हमें क्लासरूम के बाहर खून के धब्बे दिखाई देते हैं और उसी क्लासरूम के अंदर एक सिंगल डेस्क रखा था जिसमें कुछ कार्व करके लिखा गया था। वी के खून का इस्तेमाल कर हम डेस्क में लिखे वर्ड्स को एक पेपर में प्रिंट करते हैं जिसमें कई नंबर्स और उसका कोड लिखा था। यहाँ हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि डेस्क एंड क्लासरूम के बाहर वॉल पे पहले से ही ब्लड स्टेन्स थे, मानो पहले भी ऐसा किया जा चुका है। एनीवेज, बोल में मिले टूथ पे लिखे नंबर्स और उन कोड को मिलाने पे हमें एक लॉक कोड मिलता है जिसका यूज कर हम काउंसलर के ऑफिस तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी सी शैडो रे को चेज करती है। रे बचते हुए एक रूम में एंटर करती है जहां हम किसी स्टूडेंट की काउंसलिंग रिकॉर्ड मिलती है जो शायद रे ही की थी, क्योंकि इसे रिसीव करते ही हम रे के साथ उसके पास्ट में चले जाते हैं जहां वो खुद को अपने रूम में पाती है। बैकग्राउंड में हमें रे के पेरेंट्स की लड़ने की आवाज सुनाई देती है और रे भी ये सुन मिरर में देखते हुए अपने लाइफ के होपलेसनेस को जाहिर करती है, सेइंग कि कहीं उसकी लाइफ भी उसकी मॉम की तरह ना हो जाए। लेकिन वो आने वाले वीकेंड को लेकर खुश भी थी। रे जैसे ही सोने जाती है, अगले सीन में हम उसे एक स्ट्रीट में उठते हुए देखते हैं और आगे बढ़ने पे हम एक बिल्डिंग में एंटर होते हैं जहां हमें लैंटर्न स्पिरिट से बचने के लिए नोट मिलता है। एंड सून हमें एक और नोट की मदद से बाई वुचांग या मैसेंजर ऑफ डेथ के बारे में पता चलता है। इसी बिल्डिंग में एक डोर भी मिलता है जिसमें इन्हीं दोनों डेटीज की स्टैचू बनी हुई थी, लेकिन नोट में बने पिक्चर से कंपेयर करें तो हम इनके हाथ में से मिसिंग वुडन टोकन और फैन को नोटिस कर सकते हैं। इस डोर को खोलने के लिए ये दोनों की आइटम्स थे और हम उसे ढूंढते हुए जैसे ही नीचे फ्लोर पे आते हैं वहां हम कई प्रिजनर्स को देख पाते हैं जिनमें कुछ लोग चेन्ड थे। यहाँ हमें स्पिरिट मनी मिलती है जिन्हें जलाकर हम फैन को अटेन करते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हुए हम एक क्लासरूम में आते हैं जहाँ स्क्रीन पे एक फिल्म प्रोजेक्ट हो रही थी। इसी स्क्रीन के सामने एक अननेम्ड ग्रेव स्टोन लगा हुआ था जिसमें लगे इंसेंस स्टिक को निकालने पे हमें उस पे वी का नाम अपीयर होता हुआ दिखाई देता है। वैसे वहां पे कोई ग्रेव नहीं था बल्कि सिर्फ हेडस्टोन था, लेकिन रे को लगता है कि ये वी की ग्रेव है। खैर, इंसेंस स्टिक निकालते हैं क्लासरूम के बोर्ड्स पे कुछ न्यू राइटिंग्स भी अपीयर हो चुकी थी जिसमें किसी को स्निचर या यूं कहें कि मुखबिर लिखा हुआ था और इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट हमें आगे स्टोरी में समझ आता है। तो गेम में आगे इन अगरबत्ती की मदद से हमें वुडन टोकन मिलता है और यहाँ रे इन इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती को देखकर अपनी मॉम को याद करती है कि कैसे वो कोई प्रॉब्लम होने पे उसे लोगों से शेयर करने के बजाय गॉड के सामने प्रे करने कहती थी। एंड रे की बातों से वी कैन फील कि वो अपने मन में मॉम के लिए रिजेंटमेंट महसूस करती है। खैर, फैन और टोकन को सही जगह पे प्लेस करने पे ये डोर ओपन हो जाता है जो हमें दूसरी बिल्डिंग की ओर ले जाता है जहां एक रूफ की मिलती है। रूफ पे जाने पे हमें एक स्टूडेंट ऊपर से भी दिखाई देती है जो बिल्कुल रे की तरह ही अपीयर हो रही थी। रूफ पे हमें एक फिल्म रील मिलती है जिसे प्रोजेक्शन रूम में लगाने पे ग्रेव स्टोन वाले क्लासरूम में लगे स्क्रीन पे कई नंबर्स अपीयर होते दिखाई देते हैं जिन्हें उसी सीक्वेंस पे एज फोन नंबर यूज कर कॉल करने पे फोन में आवाज आती है जो रे को अपनी कंट्री की हेल्प करने के लिए अप्रिशिएट करती है। इसी बीच वहाँ एक वही बड़ा क्रीचर फिर आता है जो उस रूम में अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गेम खेलने पे वहां से चला जाता है। उस क्रीचर के जाने के बाद हमें कमरे के बाहर एक मिलिट्री पुलिस की पपेट मिलती है। आगे ब्रॉडकास्ट रूम में जाने पे हमें एक पियानो ट्यून सुनाई देती है जिसे म्यूजिक रूम में रखे पियानो से प्ले करने पे वहां केज में बंद एक सैक पहना पपेट हमें रिसीव होता है। आगे बढ़ने पे हमें एक स्टेज दिखाई देता है जहां एक पपेट उल्टा लटका हुआ था, ठीक उसी तरह जैसा हमने वी को स्टेज पे देखा था। जैसे ही हम म्यूजिक रूम में मिले पपेट को स्टेज पे रखते हैं, रे कहती है कि उसे ये सब काफी फेमिलियर लग रहा है, मानो ये सब पहले भी वो विटनेस कर चुकी हो। नेक्स्ट जब हम मिलिट्री पुलिस के पपेट को उसके सामने प्लेस करते हैं तो वो पपेट उस सैक पहने पपेट पे एग्जीक्यूशन स्टाइल में गोली चला देती है। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि जिस टाइमलाइन में इस गेम की कहानी बेस्ड है उस वक्त ताइवान में लगे मार्शल लॉ में गवर्नमेंट के खिलाफ रेबेल करने वालों को ऐसे ही एग्जीक्यूट किया जाता था। खैर, हमें यहाँ बेसमेंट की मिलता है और वहां जाने पे हम रे की मेमोरी का एक पार्ट देखते हैं जिसमें वो वी से कुछ प्रोहिबिटेड बुक्स की लिस्ट के बारे में पूछ रही थी। साथ ही वो वी से स्कूल काउंसलर चैंग और मिस यिन के बीच के रिलेशनशिप के बारे में भी पूछती है। मेमोरी के खत्म होने पे हमें यहाँ एक न्यू आइटम मिलता है जो एक गन था, लेकिन इसे बुक लिस्ट का नाम दिया गया था। यहाँ गन एज सिंबल दिखाया गया है जिसके बारे में हम अगले सीन में समझ पाएंगे। अब आगे अगले रूम में एंटर करने पे वहाँ हमें कई सारे मिरर लगे हुए दिखाई देते हैं और उनमें से एक मिरर के सामने हम मिस यिन को चेयर से बंधा हुआ देखते हैं। मिस यिन जिस मिरर के सामने बैठी थी उसमें उनके रिफ्लेक्शन के बजाय किसी आदमी की रिफ्लेक्शन थी जिसके सर को सैक से ढका गया था। ये आदमी सेम उसी पपेट की तरह अपीयर हो रहा था जो हमें म्यूजिक रूम से मिला था। एनीवेज, मिस यिन रे को देखते ही उस पर गुस्सा करती है और वो भी उसे वही
वही बातें बोलती है जो वॉशरूम में रे के मिरर रिफ्लेक्शन ने कही थी। मिस येन उससे कहती है कि तुम्हारे लिए वो बस एक कागज का टुकड़ा था, लेकिन उसकी वजह से हम तीनों की जान चली गई। रे ये सुन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है और वो उल्टा मिस येन पे ब्लेम डालती है कि ये सब उनके बीच में आने की वजह से हुआ था। इसी बीच हम रे के रिफ्लेक्शन को सैक पहने हुए रिफ्लेक्शन पे गोली चलाते हुए देखते हैं और उसके ऐसा करते ही सारे मिरर टूट जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पे हमें एक टेंपल मिलता है जो कि सिटी गॉड या डीटी चैंग हुआंग का टेंपल था। रे याद करती है कि कैसे वो अपने मॉम के साथ यहाँ जाया करती थी, जो पहले तो उसे पसंद नहीं आता, लेकिन वो धीरे धीरे अपने मॉम को समझने लगी है कि कैसे गॉड ही उनकी एक आखिरी बची हुई होप थे। रे भी सिटी गॉड से कुछ सवालों के जवाब मांगती है, जिसमें लव, लाइफ को लेकर प्रोस्पेक्ट और फैमिली से रिलेटेड 3 सवाल थे। रे जब प्रोस्पेक्ट अपने फैमिली के बारे में पूछती है तो उसे लाफिंग आंसर मिलता है, मतलब कि जो वो जवाब चाहती है वैसा हो भी सकता है और नहीं भी। मींस ये रे के ऊपर है कि वो अपने लाइफ और अपनी फैमिली को कैसे परस्यू करती है। खैर, रे के द्वारा अपने लव को लेकर सवाल पूछने पे उसे जवाब ना में मिलता है, विच मींस रे को अपना प्यार नहीं मिल पाएगा। यहाँ रे एंड में एक और सवाल पूछती है कि कहीं उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो खुद तो उसकी जिम्मेदार नहीं है ना, जिसका जवाब हाँ में मिलता है। यानी रे जो चॉइसेस ली है दैट इज द रीजन कि आज उसकी लाइफ ऐसी है। अगर हम अब तक की स्टोरी के सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये बात क्लियर थी कि हम रे के साथ उसके पास्ट लाइफ में ट्रैवल कर रहे हैं, जहां उसके द्वारा भूले गए कुछ मेमोरीज धीरे धीरे अनफोल्ड होते जा रहे हैं। वन मोर थिंग कि गेम में दिखाए गए रूफ वाले सीन से एक और बात डिपिक्ट होती है कि शायद रे अब जिंदा नहीं है, क्योंकि वहां से कूद के शायद रे जिंदा नहीं बची होगी। तो खुद के साथ ऐसा गलत करने की वजह से ही शायद रे अब पर्गेटरी में फंसी हुई है, जहां वो बार बार अपने पास्ट लाइफ को जी रही है। जैसे जैसे रे आगे बढ़ती है उसकी सप्रेस्ड मेमोरी उसे हॉन्ट करती जा रही है, एंड इसे देख ऐसा लग रहा है मानो रे जानबूझकर इन मेमोरीज को भुला देना चाहती थी। सो द क्वेश्चन हियर इज कि आखिर रे ने ऐसा क्या किया था और उसके पास्ट लाइफ में उसके साथ क्या हुआ है। वेल, आगे सब कुछ अच्छे से अनफोल्ड होगा। मूविंग ऑन, हमें आगे एक रेडियो मिलता है जिसे पहले स्टेशन में ट्यून करने पे हम रे के रूम में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ लिविंग रूम में हम रे के माता पिता को बैठा देखते हैं, जहाँ रे अपने रोते हुए माँ को देख याद करती है कि कैसे उसकी भी फैमिली पहले खुश रहा करती थी, लेकिन जब से उसके पिता ने ड्रिंक करना शुरू किया उनके बीच अब हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। रे को हम अपनी माँ के लिए थोड़ा पिटी फील करते हुए देखते हैं और यहाँ से आगे बढ़ने पे हम एक ऐसे रूम में एंटर करते हैं जहाँ रे की फैमिली पिक्चर्स लगे हुए थे। सभी पिक्चर्स की आंखें किसी ने इरेज कर दी थी और कमरे की लाइट बंद करने पे हम रे के पेरेंट्स के पिक्चर में बने क्लॉक को देख पाते हैं, जिसमें अलग अलग टाइम शो हो रहा था। इसी बीच रे के पिक्चर से एक पिंक लिक्विड निकलने लगता है, जिसे एक ग्लास की मदद से हम कलेक्ट करते हैं। वापस लिविंग रूम में आने पे हमें सिंबॉलिक वे में रे के डिसफंक्शन फैमिली को दिखाया जाता है। खैर, घर से बाहर निकलने पे हम दोबारा रेडियो के पास जाते हैं, जिसे सेकंड स्टेशन पे ट्यून करने पे हम फिर से रे के कमरे में आ जाते हैं, लेकिन इस बार उसका कमरा अपसाइड डाउन था। कमरे में हम एक टूटे हुए पिगी बैंक को भी देख पाते हैं एंड रूम से बाहर जाने पे हमें कुछ फुटस्टेप्स दिखाई देते हैं। पिक्चर रूम से कलेक्ट किए हुए पिंक लिक्विड का यूज कर हम उन फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए एक रूम में एंटर करते हैं। तब हमें वहां एक नोट मिलता है जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करने का एड किया गया था। उस रूम से बाहर आने पे हम रे के पेरेंट्स को रूम में एंटर करते हुए देखते हैं, जहां रे के साथ साथ हम उनके बीच के डिस्टेंस को फील कर पाते हैं। कमरे से लगे डोर से एंटर करने पे हम दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं, जहां वॉल पे 3 क्लॉक लगे हुए थे। अब जैसे ही हम रे के पेरेंट्स वाले पिक्चर में शो हो रहे टाइम को सही वे में इन क्लॉक्स पे सेट करते हैं, रे के पेरेंट्स का बेडरूम चेंज हो जाता है एंड वी गेट टू नो कि रे के पिता उसकी मॉम पे चीट कर रहे हैं, और इस बात की जानकारी थोड़ी बहुत रे को थी। यहाँ से वापस फैमिली पिक्चर वाले रूम में जाने पे हमें एक नया वाइब्रेंट डोर दिखाई देता है, जहां से हम एक रिवर साइड पे एंटर करते हैं। इस जगह की एम्बियंस बाकी कमरों से काफी अलग थी एंड हमें रिवर में एक बोट दिखाई देता है जिसपे एक फिगर बैठे हुए अपीयर हो रही थी। धीरे धीरे ये प्लेस एक ऑफिस रूम में चेंज हो जाता है और हम रे के सामने स्कूल के काउंसलर मिस्टर चैंग को बैठा देखते हैं, जो रे को उसकी डिसफंक्शनल फैमिली और ट्रबल्ड लाइफ को लेकर कंफर्ट कर रहे थे। हियर वी कैन सेंस कि रे के मन में मिस्टर चैंग के लिए स्पेशल फीलिंग जरूर थी। एनीवेज, मिस्टर चैंग के टेबल पे हमें एक पेपर प्लेन मिलता है और ये पेपर प्लेन रे के फ्रीडम का सिंबल था। वापस लिविंग रूम में आने पे हमें टेबल पर एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसपे एक नया स्टेशन मेंशन था। इस स्टेशन पे ट्यून करने पे हम फिर से रे के बेडरूम में आते हैं, जो इस बार डिफरेंटली अरेंज था। लाइक कुछ चीजें अब अपनी यूजुअल प्लेस पे सेट थी, लेकिन अभी भी कुछ चीजें अपसाइड डाउन थी। तीनों स्टेशन में अपीयर हुए रे के रूम अरेंजमेंट्स उसके लाइफ को शो कर रहे हैं, जहां जैसे जैसे उसकी लाइफ चेंज हो रही है उसका कमरा भी डिसऑर्गेनाइज होता जा रहा है।
रूम से बाहर आने पे हम एक शैटर्ड मिरर रूम में एंटर होते हैं, जहां हम एक हैट पहने हुए आदमी के रिफ्लेक्शन को मिरर में देख पाते हैं। ये एड में दिखाए गए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की तरह नजर आ रहा था। यहाँ पजल सॉल्व करने पे वो रिफ्लेक्शन रे को फॉलो करते हुए उसके घर पे आता है। रे यहाँ से अपने डैड के स्टडी रूम में जाती है, जहां उसे उनके कोट से एक कॉइन मिलता है। इस कॉइन को पिगी बैंक में डालने पे अपसाइड वाले रूम में टूटे हुए पिगी बैंक में से एक मूवी टिकट रिसीव होता है। इस मूवी टिकट के साथ हम मिस्टर चैंग और रे को साथ थिएटर में टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं, और शायद इसलिए रे आने वाले वीकेंड के लिए खुश थी। यहाँ हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि जैसे ही रे थिएटर के पास आती है, स्क्रीन पे विजुअल काफी लाइवली और कॉन्ट्रास्ट अपीयर हो रहे थे। मींस रे और मिस्टर चैंग एक दूसरे को पसंद करते थे, एंड मिस्टर चैंग यहाँ रे को वही नेकलेस गिफ्ट करते हैं। अगेन घर पे वापस आने पर हमें इस बार वही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर दिखाई देता है, और साथ ही हमें रे के डैड के खिलाफ सर्च वारंट भी मिलता है। यहाँ रे कहती है कि अपने पिता के अरेस्ट होने पे उसने अपनी मॉम को चुपके से मुस्कुराते हुए देखा था, विच मीन्स कि उसे शक है कि इसमें उसकी मॉम का हाथ है। खैर रे का डिस्टॉर्टेड घर उसकी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा था, एज अब उसकी फैमिली पूरी तरह बिखर चुकी थी। रे को अपने रूम में असाइनमेंट बुक मिलता है, जिसका एक्सक्यूज लेकर वो काउंसलर मिस्टर चैंग से मिलने जाती है, लेकिन वहां भी मिस्टर चैंग अब से काउंसलिंग के लिए आने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सेशन अब कंप्लीट हो चुके थे। मिस्टर चैंग रे को रिपोर्ट देते हैं, लेकिन रे उसे पढ़ती नहीं, एज अब सब कुछ खत्म हो चुका है। रे अब पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि अब उसकी लाइफ में बचा एकमात्र होप मिस्टर चैंग भी जा चुके थे। इसी बीच एक डोर अपीयर होता है, जिसके अंदर से हम मिस यिन और मिस्टर चैंग के बीच की आर्ग्यूमेंट सुन पाते हैं। यहाँ मिस यिन रे और उनके रिलेशन को क्वेश्चन कर रही थी, और वो मिस्टर चैंग को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भूलने का बात कहती है। तभी स्क्रीन पे कुछ इमेजेस फ्लैश होते हैं, डिपिक्टिंग कि रे को फिर से अपनी सप्रेस्ड मेमोरीज याद आ रही हैं, जिसमें हम मिलिट्री वाले लोगों को देखते हैं, मिलिट्री व्हीकल्स को देखते हैं, और ये मिलिट्री वाले लोग कुछ स्टूडेंट्स को कैप्चर कर रहे थे। इसके अलावा रे यहाँ मिस यिन, मिस्टर चैंग और वी की इमेजेस भी देखती है, और यहाँ उसे अपने हाथ पे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। ये सटल रिप्रेजेंटेशन है कि भैया उन सारे लोगों की मौत हो गई जो या तो कैप्चर हुई या जिनकी इमेज दिखाई गई है, और इनके मौत में रे का हाथ किसी न किसी तरह जरूर है, और शायद इसी गिल्ट में रे इस मेमोरी को भूल चुकी थी। यहाँ एक और चीज नोटिस करने वाली ये है कि मिस यिन के मिरर रिफ्लेक्शन में जो सैक पहना हुआ आदमी था, वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चैंग थे। इसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट होती है, और हम रे को फिर से ऑडिटोरियम में देखते हैं। इस बार यहाँ एक ओल्ड मैन था जो आगे गेम में कई बार अपीयर होगा, और वो काइंड ऑफ रे को रास्ता दिखाता है। नाउ रे के जगने पे हम उसे अपने सिलहाउट से बातें करते हुए देखते हैं, और जैसे जैसे रे अपने सिलहाउट के पीछे पीछे जाती है, उसे सब याद आने लगता है कि कैसे उसने ही गुस्से में आकर वो नेकलेस वेंट के पीछे फेंक दी थी। उसे गुस्सा क्यों आया? वेल, उसे लगता था कि मिस यिन और मिस्टर चैंग के बीच कुछ तो रिलेशन है। इसके बाद से स्कूल एम्बियंस काफी डार्क हो जाता है, और रे की सिलुएट या फिर सिलहाउट जो भी आप कहते हैं, उसे कुछ डिफरेंट चॉइसेस प्रेजेंट करती है, जिसमें से रे के अपने फेट को एक्सेप्ट करने वाले चॉइसेस को सिलेक्ट करने पे रे को रियलाइज होता है कि उसने ही बुक क्लब के एक्टिविटी की रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्टर बाई से की थी, और उन प्रोहिबिटेड बुक्स की लिस्ट उन्हें दी थी। तो जी हाँ, रे ही रिपोर्ट करी थी, और वो ऐसा इसलिए करी थी क्योंकि ऑफ कोर्स वो मिस यिन को लेकर जेलस थी। मिस्टर चैंग, मिस यिन और वी भी उस बुक क्लब के मेंबर्स में से एक थे, इसलिए मिलिट्री पुलिस ने उन्हें एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के जुर्म में डिटेन कर दिया था। रे को आगे एक न्यूज क्लिप मिलता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि मिस यिन इस इंसिडेंट के बाद कंट्री छोड़ के चली गई थी, और उनकी मौत बाद में लंग कैंसर से हुई थी। वहीं वी को 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ये रियलाइजेशन रे के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो इतने समय से उनके मौत का ब्लेम खुद पे नहीं डाल रही थी, बल्कि सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस या किसी और पे डाल रही थी। लेकिन फाइनली रे को रियलाइज हुआ था कि शी वाज द रीजन जो कि इतना कुछ हुआ, और रे इस फैक्ट को एक्सेप्ट करती है कि मिस्टर चैंग की मौत की वजह वो खुद है, एज उन्हें कोर्ट के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। आप ये कह सकते हैं कि वी और मिस्टर यिन की मौत भले रे के कारण नहीं हुई, लेकिन उनकी जिंदगी जरूर बर्बाद हुई। मौत तो शायद उनकी नेचुरली हुई होगी, या फिर जो भी डिजीज था उसकी वजह से। एनीवेज, आगे हम उसी ओल्ड मैन को फिर से स्कूल में देखते हैं, जिसे फॉलो करने पे हमें एक डायरी एंट्री मिलती है, जिसमें इन अ वे रे के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे हेट्रेड में आके उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके गिल्ट में वो अपने साथ गलत की। नाउ यहाँ पे चीजें क्लियर होती है कि रे सच में जिंदा नहीं है, और अपनी ही मेमोरी को परगेटरी में। खैर, उस ओल्ड मैन के पीछे हम काउंसलर ऑफिस में आते हैं, जहां मिस्टर चैंग द्वारा दिया गया रे का रिपोर्ट फाइनली पढ़ते हैं। इसके अंदर एक लेटर रे के लिए था, जिसमें मिस्टर चैंग अपने लव को कन्फेस किए थे रे के लिए। इनफैक्ट वो उसे नेक्स्ट लाइफ में मिलने की बात कहते हैं। रे के द्वारा इस लेटर को पढ़ना डिपिक्ट करता है कि अब वो पूरी तरह अपने फेट को एक्सेप्ट कर चुकी है, क्योंकि यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि वी ही था। जी हाँ, वी को मार्शल लॉ के हटने पर जेल से जल्दी रिहाई मिल गई थी, और हम उसे वापस स्कूल की तरफ जाते हुए देखते हैं। तो अब वी गेम के उसी
शुरुआती वाले क्लासरूम में जाता है जहां हम उसे रे के साथ बैठा हुआ देखते हैं, लेकिन इस बार रे की बॉडी डिफरेंट अपीयर हो रही थी। मींस उसके सोल को पीस मिल चुकी थी और वो पर्गेटरी से बाहर निकल चुकी थी। इसी के साथ गेम यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये गेम की पहली एंडिंग है जिसे हम गुड एंडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम सेकंड एंडिंग की बात करें तो वो एक बैड एंडिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर उन चॉइसेस को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें रे को रिमोर्स ना हो, यानी पछतावा ना हो, तो हम रे के सिलुएट को यू आर नॉट मी कहते हुए देखते हैं, जो सही चॉइसेस को सिलेक्ट करने के बिल्कुल ऑपोजिट था। एज उसमें रे की सिलुएट उसे यू आर मी कहती है। खैर, अपने फेट को एक्सेप्ट ना करने पे रे वापस इस साइकिल को रिपीट करेगी। यही हमें पता चलता है कि शुरुआत में दिखाया गया रिवर एक्चुअली में सांजू रिवर है। बेसिकली बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के हिसाब से मौत के बाद सोल को इस रिवर के ऊपर जो ब्रिज होता है उसे क्रॉस करना होता है ताकि वो सोल रीइंकार्नेट हो सके। लेकिन हमें शुरू में ही ब्रिज को टूटा हुआ दिखाया गया था, विच मींस रे की सोल फिर से ये जर्नी रिपीट कर रही थी। बैड एंडिंग में भी हम सांजू रिवर में बॉडीज फ्लोट होते हुए देखते हैं एंड रे को हम स्कूल ऑडिटोरियम में अवार्ड लेते हुए देखते हैं जो उसे एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज को रिपोर्ट करने के लिए दी जा रही थी। अवार्ड लेते ही रे स्टेज पे ही खुद के साथ गलत करती है, विच मींस वो पर्गेटरी में फंसी हुई है और फिर से उसका पास्ट ट्रॉमा रिपीट होगा जहां उसे अपने फेट को एक्सेप्ट करने के लिए दोबारा चांस दिया जाएगा। सो यस, ये थी गेम की सेकंड एंडिंग जिसे हम बैड एंडिंग भी कह सकते हैं। अब गेम की कहानी तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी में चीजें बता देता हूं। तो अगर हम गेम की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो ये टाइमलाइन 1960 के ताइवान में चल रहे मार्शल लॉ के ऊपर बेस्ड है। ये गेम ताइवान में हुए व्हाइट टेरर के नेम से फेमस मैसेकर से इंस्पायर्ड है, जिसमें मार्शल लॉ के खिलाफ आवाज उठाने वाले को बहुत बुरी तरह से परेशान किया जाता था, डिटेन किया जाता था या खत्म भी कर दिया जाता था। मार्शल लॉ के चलते कंट्री के लोगों को इनकरेज किया जाता था कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ होने वाले एक्टिविटीज को रिपोर्ट करे, जिससे उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल सके। बस ध्यान रहे कि मैं वही बता रहा हूँ जो मुझे ऑनलाइन मिला है, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा दो पार्टीज की अलग होती है, सबका एक अपना नजरिया होता है। तो इसमें मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है या पॉलिटिकल बायस नहीं है, मैं बस वो बता रहा हूँ जो मुझे सर्च करने पे मिला। सो द व्हाइट टेरर इन ताइवान जो 1947 से 1987 तक चला था, वो एक ऐसी पीरियड थी जिसमें पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन और स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस काफी ज्यादा था, और ये सब कुओमिंटांग यानी KMT के अथॉरिटेरियन रूल के नीचे हुआ। ये डार्क एरा उस वक्त शुरू हुआ था जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ताइवान जापानीज कॉलोनियल रूल से निकल के रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंडर आया। पहले तो ताइवानीज लोग इस चेंज का स्वागत कर रहे थे, लेकिन KMT की करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल नीड्स को इग्नोर करने की वजह से जल्द ही डिल्यूजनमेंट आ गया। ये टेंशन 1947 में 228 इंसिडेंट्स के साथ पीक पर पहुंची जब एक लोकल वुमेन के साथ गवर्नमेंट एजेंट्स की ब्रूटैलिटी ने वायलेंट अपराइजिंग को जन्म दिया। KMT ने बहुत ही ब्रूटल फोर्स के साथ रिएक्ट किया, हजारों सिविलियंस को मार दिया और ऑपोजिशन को सप्रेस कर दिया। यहीं से अथॉरिटेरियन कंट्रोल का ग्राउंड वर्क तैयार हो गया। तो 1949 में जब KMT को चाइनीज सिविल वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों हार मिली तो उन्होंने ताइवान में अपना बेस बनाया और मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। कम्युनिस्ट सबवर्जन के नाम पे गवर्नमेंट ने एक ऑपरेसिव सर्विलेंस स्टेट बनाई जिसमें लोगों को इनकरेज किया गया कि वो किसी भी शख्स को रिपोर्ट करे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो या वो एक कॉमी हो यानी कम्युनिस्ट से सिंपैथाइज करते हो। रिपोर्टिंग के लिए रिवॉर्ड्स दिए जाते थे जो लोगों के बीच डिस्ट्रस्ट को और बढ़ाता था। काफी बार इनोसेंट लोग गलत एक्यूज किए जाते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई पर्सनल ग्रज सेटल करना चाहता था। ये एक्यूजेशंस एक टूल बन गया था अपोजिशंस को खत्म करने के लिए। इस पीरियड में हजारों इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट्स, स्टूडेंट्स और ऑर्डिनरी सिटीजंस को बिना किसी प्रूफ के अरेस्ट किया गया, उन्हें परेशान किया गया, खत्म भी किया गया। एस्टिमेट्स के मुताबिक 18,000 से 30,000 लोग खत्म किए गए और 10,000 लोगों को डिटेन किया गया। सीक्रेट पुलिस का कंसल्टेंट सर्विलेंस और किसी के रिपोर्ट करने का डर लोगों की जिंदगी में एक सफोकेटिंग साइलेंस ले आया। विक्टिम्स की फैमिली अपने लॉस के बारे में ओपनली बात करने से डरते थे क्योंकि उन्हें और ज्यादा रिपरकशंस का डर था। व्हाइट टेरर का ट्रॉमा ताइवानीज सोसाइटी के ऊपर डीपली छाप छोड़ गया और इसका असर मार्शल लॉ खत्म होने के बाद भी काफी टाइम तक रहा। 1990s के बाद जब ताइवान के अंदर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया तब रेकनिंग की शुरुआत हुई। पब्लिक मेमोरियल्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू इनजस्टिस एड्रेस किए गए एंड देन विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज को कंपनसेट भी किया गया। आज के जमाने में व्हाइट टेरर एक रिमाइंडर है कि अनचेक्ड पावर कितना डेंजरस हो सकता है और ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक फ्रीडम को सेफगार्ड करना कितना जरूरी है। इसी प्रेमिस में डिटेंशन की भी प्लॉट बेस्ड है जिसमें
रे को बुक क्लब के खिलाफ इंस्ट्रक्टर बाई को रिपोर्ट करते हुए हम देखते हैं। गेम के अंदर भले हॉरर एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, स्पेशली शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हॉरर एलिमेंट्स घोस्ट स्पिरिट के बदले रे के डिसीजन बन जाते हैं। जैसे अपने पिता को अरेस्ट रे ही करवाई थी, जिसकी मेमोरी भुलाकर वो इसका ब्लेम अपनी माँ पे डाल रही थी। बट शैटर्ड मिरर वाले रूम में हम क्लियरली देखते हैं कि रे के साथ वो इन्वेस्टिगेटर घर आया था, विच डिपिक्ट कि वो रे ही थी जिसने अपने डैड की झूठी खबर मिलिट्री को दी थी। रे को हम सारी डिसीजंस लेते हुए देखते हैं कि कैसे वो जेलसी में पूरे बुक क्लब को फंसवा दी, क्योंकि बुक क्लब्स ऐसी बुक्स को पढ़ रही थी जो कि उस टाइम के हिसाब से एंटी गवर्नमेंट बुक्स होगी। तो अपने स्कूल वालों को वो फंसवा दी, अपने पिता को फंसवा दी, और इस सब का ब्लेम वो सिचुएशन पे या किसी और पे डाल रही थी। बट अपने रियल लाइफ में जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने कितनी गलती की है, तो वो खुद को समाप्त की। मौत के बाद परगेटरी के अंदर अगेन वो सारी चीजें भूल चुकी थी एंड उस चीजों को रिलिव कर रही थी। तो जब तक वो अपने फेट को एक्सेप्ट नहीं करती, तब तक उसे बार बार ये चीज रिलिव करनी होगी, मतलब उसका रीइंकार्नेशन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ दो एंडिंग्स है, एक जहां आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं फेट को तो साइकिल विल रिपीट, लेकिन गुड एंडिंग के अंदर अगर आप चीजों को एक्सेप्ट करते हैं तो आप इस परगेटरी से बाहर निकल पाएंगे। आप बोले तो रे, मतलब हम जो प्लेयर खेल रहे हैं। अब इस गेम के अंदर और भी कई सिंबलिज्म का यूज किया गया है जो कि रे के सिचुएशन को दिखाता है, जैसे पेपर प्लेन फॉर हर फ्रीडम, इंस्ट्रक्टर बाई एज जायंट क्रीचर जो उसे हॉन्ट करता है, एंड हर बार रे के लिंगर्ड और लैंटर्न स्पिरिट द्वारा मारे जाने पे एक ओल्ड लेडी उसे इससे बचने की सोल्यूशन देती है, जो कि बुद्धिस्ट माइथोलॉजी पे बेस्ड एल ओल्ड लेडी को रिप्रेजेंट करती है, जो भटके हुए सोल को रास्ता दिखाने का काम करती है। ऐसे ही कई और भी छोटे मोटे सिंबॉलिक वे में चीजों को डिपिक्ट किया गया है, जो कि ना सिर्फ हिस्ट्री से जुड़ जाती है बल्कि वहां के माइथोलॉजी, रिलीजन, इन सब से भी कनेक्ट होती है। अब इन सारी छोटी मोटी डिटेल्स पे तो हम एक ही वीडियो में बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि जब भी आपको मौका मिले आप इस गेम को खेलें, इस गेम के बारे में पढ़ें, क्योंकि जब भी आप खेलेंगे कुछ ना कुछ आपको नया तो जरूर मिलेगा। बट आई होप कि अब तक आप गेम की कहानी को समझ गए होंगे, साथ ही इसके बैकड्रॉप को, सेटअप को, हिस्ट्री को, माइथोलॉजी, इन चीजों पे आपकी क्लैरिटी बढ़ गई होगी। और इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। तो दोस्तों ये थी डिटेंशन गेम की एक्सप्लेनेशन, उससे जुड़ी कुछ थियरीज। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।